नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर से आज देखेंगे लैंगिक विषमता के कारण। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से जो है आपको बीएड से संबंधित सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सेकेंड ईयर यानी कि 8th पेपर का जो है क्वेश्चन आंसर पहले ही इसमें लोड हो चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। देखते हैं लैंगिक विषमता के कारण को। लैंगिक विषमता के कारण को देखें तो सामाजिक व्यवस्था, निर्धनता, निरक्षरता, रोजगार सुविधाओं का अभाव, सामाजिक प्रथाएं, विश्वास व परंपराएं, सामाजिक अभिवृत्ति, स्त्रियों के प्रति जागरूकता का अभाव और शिक्षा के अवसरों में असमानता जो है लैंगिक विषमता के कारण है। विषमता के पहला कारण सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आज भी जो है आधारभूत रूप से हिंदू सामाजिक व्यवस्था यह मानकर चलती है कि पुत्री परिवार का भाग नहीं है, यह तो ऐसा आभूषण है जो गिरवी रखा है और जब उसका कानूनी मालिक आएगा और उसकी मांग करेगा तो उसे दे दिया जाएगा। यानी कि बेटी जो है वह उसे जो है पराया धन समझा जाता है, उसे अपना नहीं समझा जाता है, उसे दूसरे के जो है धरोहर के रूप में समझा जाता है और उसे जब शादी होती है तो उसे दान कहा जाता है, जिसके लिए कन्यादान भी नाम दिया गया है। तो यह जो है सामाजिक व्यवस्था सबसे बड़ा लैंगिक विषमता का कारण है। लड़का और लड़की जब बड़ा होता है तो दोनों का जो है अलग अलग क्षेत्र हो जाता है, उनके खेल भी अलग, पढ़ाई के विषय भी अलग, संस्कार भी अलग, जीवन की पूरी तैयारी अलग अलग होती है। लड़के को व्यावसायिक तैयारी करनी पड़ती है, जबकि लड़की के लिए जो है उसके घर संभालने, चारदीवारी में रहने जैसा काम किया जाता है। लेकिन अब जो है कुछ समय चेंज हुआ है। पिंडदान में भी जो है लड़कों को ही स्थान दिया जाता है, लड़की को इसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता है और कहा जाता है कि लड़की होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लड़का होगा तभी मुक्ति मिलेगी। तो ये सब जो कारण है सामाजिक व्यवस्था, वो लैंगिक विषमता का कारण है। दूसरा कारण है निर्धनता। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 30% लोगों में जो है 70% महिलाएं हैं। भारत में महिलाओं की निर्धनता का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक अवसरों व स्वतंत्रता का उपलब्ध न हो पाना है। महिलाओं की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच न होने के कारण, भूमि का मालिकाना हक व उत्तराधिकारी के अधिकार न होने से, शिक्षा तक समान पहुंच न होने के कारण प्रायः निर्णय प्रक्रिया में उनकी जो है न्यूनतम प्रतिभा रहती है। जो निर्णय किया जाता है वो पुरुष समाज के द्वारा ही लिया जाता है। आज भी जितने भी आर्थिक मोर्चे पर स्त्री की स्थिति जो है ठीक नहीं है और पुरुष आज भी इसका एक बड़ा हिस्सा उपभोग कर रहा है। इस प्रकार निर्धनता लैंगिक भेदभाव के रास्ते में आती है। इस प्रति सत्तात्मक समाज में यह आर्थिक निर्धनता ही लैंगिक विषमता का जो है भेदभाव को जन्म देती है। तीसरा कारण है निरक्षरता। यद्यपि वैश्विक शिक्षा के विस्तार हेतु वैश्विक स्तर पर भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी आज जो है लगभग 960 मिलियन प्रौढ़ महिलाएं निरक्षर हैं और लगभग 2/3 महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन के कारण लैंगिक भेदभाव का शिकार है। यह भेदभाव पुरुष व महिला साक्षरता दर पर दृष्टि डालने से और भी जो है अधिक लगता है। 2001 में पुरुष साक्षरता दर जहां 1981 में 56% था, वहीं 2001 में जो है 76% हो गई थी। वहीं महिला साक्षरता दर केवल 30 से 54% तक ही पहुंची थी। यदि संपूर्ण स्थिति को देखा जाए तो लैंगिक अंतर को यह निम्न स्थिति 1981 में जो है 26.5% तथा 2001 में 21.7% थी। राज्य स्तर पर यदि देखें तो महिला साक्षरता दर बिहार में जहां 35%, वहीं केरल में जो है यह 88% है। मतलब पूरे देश में जो है सबसे महिला साक्षरता की स्थिति केरल की बहुत ही अच्छी है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में तो महिला साक्षरता दर 50% से भी कम है। लैंगिक भेदभाव का यह कारण शिक्षा के महिलाओं की धीमी प्रगति को जो है प्रदर्शित करता है और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्याप्त लैंगिक विषमता को प्रदर्शित करता है।
लड़कियों की प्राथमिक स्तर पर नामांकन प्रतिशत 43.7%, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है 40.9%, माध्यमिक स्तर पर 38.6% और डिग्री और उच्च स्तर पर जो है केवल 36.9% ही है। इसके साथ ही लड़कियों का शिक्षा में प्रतिभाग की अब जो है 50% से नीचे है। यही कारण है कि सभी राज्यों में सभी स्तरों पर नामांकन में जो है लैंगिक विषमता व्याप्त है। लड़कियां केवल निरक्षरता के कारण ही अपनी शक्ति व आत्म को जो है नहीं पहचान पाती है, वह समाज में वह स्थान नहीं दे पाती है। चौथा है रोजगार सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में महिलाएं अपनी नई आर्थिक भूमिका व घरेलू भूमिका के द्वंद्व को नहीं सुलझा पाती है। इनका काफ़ी समय घर के कामों में ही गुजर जाता है। ये नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाती, नए व्यवसाय की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाती है, क्योंकि घरेलू कार्यों व उत्तरदायित्वों के चलते उनकी गतिशीलता रुक सी जाती है। घर पर भी उनके अधिकारों व कर्तव्यों का जो है विभाजन बराबरी पर आधारित नहीं होता है। घर के मुख्य संसाधनों पर जो है पुरुष का स्वामित्व व श्रम का जो है पारंपरिक विभाजन महिलाओं को नई गतिविधियों में भाग लेने से रोक देता है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही घर संभालना व बच्चे संभालना जैसे दायित्व जो है महिलाओं के हिस्से में आते हैं, जिसके कारण उनकी जो है कार्य कुशलता कम हो जाती है। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं। वह पुरुषों पर जो है उनकी यह निर्भरता उन्हें लैंगिक भेदभाव का कारण बना देती है। पांचवा है सामाजिक प्रथाएं, विश्वास व परंपराएं। महिलाएं सामाजिक प्रथाओं, रिवाजों व विश्वासों से मुक्त नहीं हो पाती है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक व संयुक्त परिवार प्रथा स्त्रियों की भूमिका को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित कर देती है। वह पुरुषों के मुकाबले उनकी शक्ति व उपस्थिति को भी जो है निम्न कर देती है। पुरुषों को परिवार का अन्न प्रदाता व संरक्षक माना जाता है, जबकि महिलाओं को चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया जाता है। लड़के व लड़कियों की भी भूमिकाएं भी अलग अलग तय कर दी जाती है। काफ़ी लंबे समय पुरुषों का महिलाओं पर जो है परिवार व समाज में वर्चस्व बना हुआ है। पुत्रों की प्राप्ति की चाह व पुत्री की कामना करना भी एक जटिल प्रक्रिया है, जो आज भी कई स्थानों पर प्रचलित है। व्यावसायिक समुदायों में आज भी पुत्रों को विशेषतः आर्थिक, राजनीतिक व पारंपरिक संपत्ति माना जाता है, जबकि पुत्रियों को एक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व के रूप में माना जाता है। इस प्रकार महिला विरोधी या पक्षपात की नीति लैंगिक पक्षपात को जो है जन्म देती है। आज भी परिवारों में लड़के के जन्म को खुशी, उत्सव के रूप में देखा जाता है, वह लड़की के जन्म पर जो है उदासी छा जाती है। लड़कों के प्रति यह श्रेष्ठता का भाव शायद महिलाओं हेतु निर्धारित श्रम विभाजन व सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज व अन्य कुप्रथाओं का जो है जन्म होना भी है। आज भी यह लैंगिक विषमता लिंग आधारित परीक्षणों व गर्भपात जैसी कुरीतियों के लिए जिम्मेदार है। आज भी अभिभावक यही सोचते हैं कि लड़कियों को स्कूल भेजने से ज़रूरी उन्हें घर का कामकाज सिखाना है, तथा बहुत से लोग तो लड़कियों को स्कूल भेजना एक आवश्यक वित्तीय बोझ मानते हैं कि लड़की को अभी स्कूल भी भेजें, उसे पढ़ाए भी और बाद में जो है शादी करें तो शादी का भी खर्च उठाए। इससे परिवार के लोग भी बचना चाहते हैं। अभिभावकों की यह रूढ़िवादी सोच भी लैंगिक विषमता के लिए उत्तरदायी होता है। छठा है सामाजिक अभिवृद्धि। आजकल सामाजिक सुधारकों ने महिलाओं को सम्मान दिलाने हेतु कई प्रयास किए हैं। इस लैंगिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज़ भी उठाई है, परंतु आज भी हमारे समाज में स्त्री शोषण, अंधविश्वास, निरक्षरता व सामाजिक रूढ़ियों की शिकार है। यह सामाजिक रूढ़ी ही महिलाओं को जो है घर संभालना, घर की चारदीवारी तक सीमित रहना, इस लिंग विषमता को जो है मुख्य कारण है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें परिवार के सम्मान हेतु अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। पितृसत्तात्मक परिवारों में पुरुषों को बहुत सम्मान दिया जाता है। यदि स्वास्थ्य व पोषण के क्षेत्र में भी देखें तो यह माना जाता है कि परिवार के पुरुष सदस्यों के ताजे व पोषक भोजन की आवश्यकता है स्त्रियों की तुलना में जो है अधिक, क्योंकि वे कमाने वाले सदस्य होते हैं। सातवां है स्त्रियों के प्रति जागरूकता का अभाव।
अधिकतर स्त्रियां भी अपने मूल अधिकारों व योग्यताओं से अनभिज्ञ रहती है। वे यह समझ नहीं पाती है कि किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक शक्तियां उन्हें प्रभावित करती हैं। वे परिवार व समाज में व्याप्त इन सभी प्रकार की विभेदकारी प्रथाओं का जो है अज्ञानतावश स्वीकार कर लेती है। जबकि संविधान में यह वर्णित है कि कोई भी राज्य लिंग के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, परंतु फिर भी महिलाओं पर अत्याचार के रूप में यह भेदभाव जो है देखा जा सकता है। परंतु जब नई शताब्दी के आरंभ में ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यह लिंग आधारित भेदभाव लैंगिक न्याय के दुष्परिणाम में कुछ कम किया जा सकेगा। यह बहुत हद तक कम भी हुआ है। अब स्त्रियां थोड़ी जागरूक भी हुई है, अपने अधिकारों को ले भी रही है। 8वां है शिक्षा के अवसरों में असमानता। स्त्री शिक्षा पर दृष्टि डालें तो ऐसा देखा जाता है कि प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर जो है बहुत ऊंची होती है। इसमें जो है प्रथम गरीब माँ बाप लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें या तो घरेलू कामकाज में सहायता देनी पड़ती है या अपने छोटी भाई बहनों को जो है देखना पड़ता है। दूसरा है धनोपार्जन के लिए जो जाना पड़ता है। लड़कियों की शिक्षा एक फिजूल खर्च भी माना जाता है और उसका जो है अंततः विवाह कर दिया जाता है। तीसरा कारण है घर से स्कूल तक यातायात की समस्या है। वे यहाँ तक कैसे जाएं, और जब जाएं तो रास्ते में कठिनाई हो सकती है। चौथा है जो जो बड़ी होने लगती है उनकी सुरक्षा का प्रश्न जटिल होने लगता है। माँ बाप उन्हें बाहर भेजने से डरते हैं। उनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम भी जीवन की वास्तविकताओं से दूर है। इन सब कारणों से उन्हें लैंगिक भेदभाव की सज़ा भुगतनी पड़ती है। इन विषमताओं को दूर करने के लिए कुछ प्रयास अगर किए जाए तो यह दूर हो सकता है। इसमें जो है लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार न केवल अनिवार्य किया जाए, बल्कि निर्धन परिवारों की गरीब कन्याओं को जो है छात्रवृत्तियाँ भी दी जाए, जैसा कि अभी छात्रवृत्ति दिया भी जा रहा है। और दूर दराज के जो है लड़कियों को साइकिल वगैरह भी बांटा जा रहा है कई राज्यों में। स्त्री छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। इन शिक्षा का आधुनिक अर्थों में व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। स्कूलों के साथ ही एक उत्पादन केंद्र हो और भी तो अच्छा है। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य स्त्री को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। आज सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही नीतियों जैसे कि स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट, कोठारी कमीशन रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें महिलाएं के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति के अधिक अवसर दिए जा रहे हैं, परंतु फिर भी सामाजिक अवरोध एक बड़ी बाधा बनी हुई है। स्त्रियों को जो है स्थानीय स्तर पर अपने संगठन बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके संगठनों को सहायता भी देनी चाहिए। और लैंगिक भेदभाव विषमता को दूर करने के लिए स्त्री सशक्तिकरण का जो है एक सबल उपाय माना जाता है। आज सभी राष्ट्रों में इस ओर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए जो है खुद स्त्रियों को भी जागरूक बनाने की आवश्यकता है। तो ये था लैंगिक विषमता के कारण और उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है। धन्यवाद।